शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज संडे है और आज है 14 जनवरी 2024। संडे वाले हिस्से में हम ज़्यादातर जो है फोकस करते हैं साइंस वाले एरिया को। मतलब आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो साइंस की न्यूज़ के ऊपर ही होने वाला है। काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाहर चला गया था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था जिसके चलते चलते मैं न्यूज़पेपर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब डेली की कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल करके हम न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखें। तो आज की शुरुआत हम साइंस वाले हिस्से के साथ में करने वाले हैं। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट के चेंजेस से रिलेटेड। आज के समय में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देख रहे हैं। मतलब हमारा जो पर्यावरण है आज के समय में दूषित हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है इंसानों में, पेड़ पौधों में, हमारी प्रकृति के ऊपर। सब चीज़ प्रभावित हो रही है और इन्वायरमेंट के चेंज होने के चलते चलते जो लार्जेस्ट प्राइमेट हैं इनके लुप्त होने के खतरे बढ़ गए हैं। मतलब जो लार्जेस्ट प्राइमेट कभी हुआ करते थे वो ख़त्म कैसे हुए हैं? वातावरण के चेंज होने के चलते चलते ऐसा हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। अब यहाँ प्राइमेट वर्ड यूज़ किया गया है। प्राइमेट हम किन को बोलेंगे? जो इंसानों का जो रूप रहता है, जंगल में आप देखे होंगे घूमते रहते हैं। ठीक है, जिनको नर वानर आप बोल सकते हैं, वन मानुस बोल सकते हैं। तो यदि हम लार्जेस्ट नॉन प्राइमेट के एक्सटिंक्शन की बात करें, ए जाइंट एप, ये कहाँ पर रहता था? चाइना में रहा करता था। रिजल्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रगल टू अडाप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एज पर ए पेपर पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर पत्रिका में एक न्यूज़ छपी है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्राइमेट रहा करता था, अब लेकिन वो गायब हो गया है, एक्सटिंक्शन हो गया है। उसका रीज़न बताया जा रहा है कि वो अपने आसपास के वातावरण को एडॉप्ट नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार की जो फाइंडिंग होती हैं, ये फाइंडिंग हमारे नॉलेज को और बढ़ा सकती हैं। जो गैप बना हुआ है नॉलेज का उसको ये चीज़ फिल करती है कि आखिर क्यों ये जो स्पीसीज़ है वो सरवाइव नहीं कर पाया था, वेयर अदर सिमिलर प्राइमेट परसिस्टेड। जबकि अदर जो प्राइमेट हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम दिखाया गया है। क्या नाम है? गिगेंटोपिथेकस ब्लैकी। गिगेंटोपिथेकस ब्लैकी ये एक ग्रेट स्पीसीज की एक वो सॉरी ग्रेट एप की एक स्पीसीज थी जो कि हमें मिली थी चाइना में 2 मिलियन से लेकर के 330,000 ईयर एगो की ये बात है। आफ्टर विच द स्पीसीज बिकेम एक्सटिंक्ट। इसके बाद आप देखेंगे ये प्रजाति ख़त्म कैसे करके हो गई। इसकी जो एस्टिमेटेड हाइट बताई जा रही वो 3 मीटर एंड इसका वजन है 200 से लेकर के 300 केजी तक। मतलब नॉर्मली आप ये समझ लीजिए हमारा वजन 60-70 किलो है एवरेज। 6 तिया 18, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हमसे भारी इनका वजन हुआ करता था। इट इज़ थॉट टू बी द लार्जेस्ट प्राइमेट टू एवर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। पृथ्वी में आज तक इससे बड़ा कोई प्राइमेट हमको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ फॉसिल्स का अध्ययन किए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो जियोग्राफिकल रेंज रहा होगा इसका, ठीक है, मार्केटली रिड्यूस बिफोर देयर एक्सटिंक्शन। इनका जो एरिया था ख़त्म होने के पहले धीरे धीरे सिकुड़ता गया, इनका जो घर है, आवास है। इसके बाद चेंजेस जो हो रहे हैं उनको डिटरमाइन करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। वैज्ञानिक लोगों ने कलेक्ट किया है एंड डेटेड फॉसिल फ्यूल सैंपल फ्रॉम 22 केव इन साउदर्न चाइना। साउदर्न चाइना में आप जाएंगे तो बहुत सारी गुफाओं से ये एनालिसिस किया गया, वहाँ से फॉसिल इकट्ठा किया गया है।
जैसे कि इसके कुछ दांत उनको देखने को मिले हैं। ब्लैक एंड पोंगो वे वाइडरनी वीडेन रे वीडेन रेइच। तो इसके दांत यदि मिले हैं ना, तो ये इसका क्लोजेस्ट प्राइमेट रिलेटिव माना जाता है, ताकि डिटरमाइन कर सकें इनकी डाइट में क्या चेंजेस आ रहे थे, इनका क्या बिहेवियर रहा था, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। पोलन एनालिसिस किया गया जो कि बताता है 2.3 मिलियन साल पहले जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, कंपोज्ड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। उस समय में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, मतलब घने जंगल हैं, हैवी कवर है। कंडीशन टू विच जी ब्लैकी वाज वेल सुटेड, और ये सारी जो कंडीशन है उन लोगों के लिए बेहतर थी रहने के लिए। यदि हम पहले की बात करें और टाइम पीरियड की बात करें एक्सटिंक्शन वाले, 295 से लेकर के 2,15,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हमें फॉरेस्ट प्लांट कम्युनिटीज़ में चेंजेस देखने को मिला। इसी के चलते चलते ट्रांजिशन हुआ था इन द एनवायरनमेंट विथ ओपन फॉरेस्ट डोमिनेटिंग द लैंडस्केप। इसके बाद आप देखेंगे लैंडस्केप में आपको ओपन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब जब जंगल कम होते जा रहे हैं, साथ ही साथ में इनका जो भोजन है ना, उनमें जो डाइवर्सिटीज़ हुआ करती थी वो कम होती गई विथ लेस रेगुलर वाटर कंजप्शन, और ना ही इनको रेगुलर पानी मिल पा रहा है। साथ ही साथ में इसमें क्रॉनिक स्ट्रेस आ गया था ब्लैकी ब्लैकी में, मतलब जिस प्राइमेट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो एक्सटेंशन हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके रीज़न यहाँ पर बताए जा सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली कोरोना से रिलेटेड कंटिन्यू रिसर्च चले आ रही हैं, उसी में एक और नया स्टडी सामने आया है। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस हमको देखने को मिल रहे हैं, कोई स्टडी कुछ बोलती है, कोई स्टडी क्या कुछ बोलती है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉन्ग कोविड क्या हो सकता है। हम हाइपोक्सिया की कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाइपोक्सिया के चलते चलते क्लॉट्स बनना चालू हो जाते हैं। क्लॉट्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है जो हमारे टिनी ब्लड वेसल्स हैं, छोटे छोटे जो रक्त कणिकाएं हैं, अब उनका जो आदान प्रदान है, सॉरी आवागमन है, वो रुकने लग जाता है। इसी के चलते चलते बोला जा रहा था कि भाई लॉन्ग कोविड हो गया है। लेकिन एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की स्टडी बता रही है कि लॉन्ग कोविड वाज इसेंशियली एन एनर्जी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम विद इन द मसल्स। एक यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है कि हमारी जो मसल्स हैं उसमें कितनी एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, इस कारण से ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है। रीज़न की बात बताई जाती है द काज ऑफ टायर्डनेस। मुझे यदि थकान फील हो रहा है तो इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज ए मसल सेल नॉट रिसीविंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम माइट्रोकांडिया। इसका रीज़न पता लगाया गया कि भाई माइट्रोकांडिया हमें एनर्जी नहीं भेज पा रहा हमारी मसल्स को, इसलिए लॉन्ग कोविड हो रहा है। फिर एम्स्टर्डम ही यूनिवर्सिटी के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए। तो जो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी है undertook blood test and muscles biopsies in healthy people and those with long covid before and after subjecting them to stationary cycling exercise। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में लोगों के ऊपर कैसे कैसे प्रयोग किए गए हैं ये रिजल्ट लाने के लिए, इसके बारे में लिखा है। जब से ओमिक्रॉन आया है, इसके अलावा ओमिक्रॉन के अलावा भी अलग अलग वेरिएंट हमको देखने को मिले हैं कोरोना के, और यहीं से फिर आप देखेंगे जब इसका वेरिएंट आ गया है, वेरिएंट में अलग अलग टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अलग अलग किस्म का कोरोना हमको देखने को मिला। इसी के साथ ही साथ में लॉन्ग कोविड के जो इंसिडेंट हैं,
लॉन्ग कोविड की जो कंडीशन है वो ज़्यादा पैदा हो रही है। मतलब मुझे एनर्जी ही महसूस नहीं हो रही, मेरी मसल्स में ताकत ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है? माइट्रोकांडिया से मेरी मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। अब कुछ स्टडी मलेशिया में भी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 11.2% है लोगों का, 11.2% ऑफ द पीपुल विथ सिम्पटोमेटिक ओमिक्रॉन इन्फेक्शन डेवलप्ड लॉन्ग कोविड। एक और अध्ययन ये भी किया गया जिसमें बोला जा रहा है कि जिनको सिम्प्टोमेटिक ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है उनमें से 11% लोगों को लॉन्ग कोविड जैसी कंडीशन पैदा हुई है। एक स्टडी आई है और ये स्टडी केरला के रिसर्चर लोगों के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। इसमें बोला जा रहा है कि जो लॉन्ग कोविड है वो कब हो सकता है? इवन आफ्टर माइल्ड इनिशियल डिसीज एंड, बोला जा रहा है कि शुरू शुरू में आपको ज़्यादा बुखार नहीं आ रही है, माइल्ड कंडीशन है आपकी, तब भी लॉन्ग कोविड की कंडीशन पैदा हो सकती है। आगे साइंस वाली जो न्यूज़ आई है इसमें बोला जा रहा है कि पूल्ड प्रोक्योरमेंट सरकार यदि करती है तो ड्रग की जो कॉस्ट है वो 82% तक कम हो सकती है। अब आप सोचिए, 100 रुपया में 82 रुपया कम हो जाना, आपको मात्र 20 रुपया 18 रुपया की दवाई पड़ेगी। कितना ज़्यादा अंतर है यदि सरकार पूल्ड प्रोक्योरमेंट करती है तो। 1995 में तमिलनाडु ने क्या काम किया? तमिलनाडु जाना गया, फेमस हुआ सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के लिए एंड मेडिसिन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट में तमिलनाडु क्यों फेमस हुआ? ठीक है, उसने क्या काम किया? सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया है। सबसे पहले राज्य सरकार ने गोली दवाई सेंट्रलाइज तौर पर खरीदी। इसके बाद ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन का काम उसने चालू कर दी, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर दी उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे के पूरे स्टेट में। आगे बोला जा रहा है इससे क्या हो गया? इससे जो दवाई की खरीदी है सस्ते दाम में वो संभव हो पाई थी ड्यू टू शीर वॉल्यूम ऑफ ड्रग प्रोक्योर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे ड्रग प्रोक्योर कर लिया है। अब फिर अदर स्टेट ने भी रिप्लिकेट किया था इस मॉडल को, दोहराया। रिप्लिकेट करना मतलब होता है दोहराना। लाइक ऑल वैक्सीन सप्लाइड टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एट ए वेरी लो कॉस्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ऐसा ही कुछ पेंडेमिक के दौरान में भी हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया था? वैक्सीन को इकट्ठे खरीद लिया। इसके बाद आप यदि सरकारी हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो सरकार कह रही थी हम फ्री में लगा रहे हैं। कहीं कहीं पर सरकार ने दाम भी निर्धारित करी थी कि यदि आप हमसे खरीद लीजिए और इसके बाद आप वैक्सीन लगाइए। लगभग आप देख सकते हैं 150 रुपया पर डोज हो गया था फ्रॉम भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ड्यू टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। इसके अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि ये केंद्र सरकार है, इसने ढेर सारी वैक्सीन खरीद ली है। अब सरकार प्राइवेट वालों को बेच दे रही है या सरकार सरकारी अस्पताल में ले जा कर के दे रही कि भाई आप लोगों को वैक्सीन लगाइए। ऐसे भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इकट्ठा खरीदा जाता है वैक्सीन को तो उसका रेट कम हो जाता है। तो when the state government and private hospital were asked to procure them directly from companies, इसके अलावा बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनीज को, कि जो वैक्सीन निर्माता है उससे आप डायरेक्ट खरीदिए, इससे आपको सस्ता पड़ेगा। अब हम पहली टाइम की यदि हम बात करें, फर्स्ट टाइम की बात करें, एक प्राइवेट एंटाइटी है नेशनल कैंसर ग्रिड, has been able to replicate the model and hammer down the cost of high value। एक संस्था की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट संस्था है ये, नेशनल कैंसर ग्रिड। इसने भी इस मॉडल को दोहराया और सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो कॉस्ट है, हाई वैल्यू है, इसको हम कम कर सकते हैं। इसने कैंसर के ऊपर काम किया था। पूल प्रोक्योरमेंट किया गया था 40 ड्रग का एंड इस
ये काम किया गया था 23 कैंसर सेंटर के द्वारा, और इससे 13.2 बिलियन 1320 करोड़ रुपया की बचत हुई थी, ऐसा कहना है एक पेपर का जिसको पब्लिश किया गया था सन 2023 में, बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बोला जा रहा है। इंडिविजुअल ड्रग्स से जो सेविंग हो रही है ये 23 से लेकर के 99% तक हमको देखी गई है, और एवरेज निकालेंगे तो इसका 82% निकलने वाला है, और ये चीज़ हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस से। एंटी कैंसर दवाओं के अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटीमेटिक्स है, एंड ग्रोथ फैक्टर्स हैं। बोला जा रहा है कि ड्रग में जेनेरिक एंड पेटेंटेड मेडिसिन शामिल थी, एंड द पार्टिसिपेटिंग कैंसर सेंटर स्मॉल मिड साइज एंड लार्ज वॉल्यूम इंक्लूडेड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कैंसर हॉस्पिटल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इसमें कौन कौन शामिल हुए? प्राइवेट भी शामिल हुए, साथ ही साथ में पब्लिक कैंसर हॉस्पिटल भी इसमें शामिल किए गए थे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो रेड सी से रिलेटेड है। तो जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत मैप वाला जो एरिया है वो हमारा इससे कवर हो जाता है। लाल सागर देखिए, अभी आज के समय में रेड सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यदि माल को हिंद महासागर से, अरब सागर से लेकर के जाना है मुझे यूरोप की तरफ में, तो पूरा अफ्रीका मुझे घूमने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेड सी से डायरेक्टली निकल करके स्वेज कैनाल से होते हुए यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, ठीक है। जो मेडिटेरियन सी है वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ से यूरोप में अपना माल को भेज सकता हूँ। तो ये स्वेज कैनाल है और ये रेड सी है। तो गल्फ ऑफ स्वेज एक पार्ट के तौर पर रेड सागर का ही एक जो हिस्सा है गल्फ ऑफ स्वेज हो गया लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आप देखेंगे गल्फ ऑफ अकाबा पड़ता है। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन यदि आप देखेंगे, रेड सी के थोड़ा सा यदि आप फ्रंट वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो जो गल्फ ऑफ अडेन पड़ती है, बाब अल मंडेब पड़ती है, जल संधि है जो कि, ठीक है, दो स्थलों को जोड़ने का काम कर रही है। रेड सी के माध्यम से ट्रेड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए रेड सी की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रेड सी से जुड़े हुए कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, डिजिबूती हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं रेड सी से जुड़ी हुई हैं। फिजिकल जियोग्राफी की बात करें तो जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, अफ्रीका एंड एशिया में इसका पानी, सॉरी, जो इनलेट है इंडियन ओशियन का, ये अफ्रीका एंड एशिया के बीच है। वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन बॉडीज ऑफ वाटर माना जाता है वर्ल्ड में। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की यहाँ पर आप बात करें तो इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड डिजिबूती हैं। ये इंडियन ओशियन से कैसे करके कनेक्ट है? बाब अल मंडेब स्ट्रेट के द्वारा, गल्फ ऑफ अडेन के द्वारा। देखिए ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा है? ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से रेड सी कैसे करके जुड़ा हुआ है? तो बाब अल मंडेब और गल्फ ऑफ अडेन स्ट्रेट के माध्यम से ये जुड़ा हुआ। एंड वहीं यदि हम नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ जाएं तो सिनाई पेनिसुला है, द गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ स्वेज है, और यहीं पर आपको स्वेज कैनाल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगली जो साइंस की, सॉरी, अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये भी मैप पर ही आधारित है, और पार्टिकुलरली यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। अभी तक देखिए ये जो प्रोजेक्ट रहा है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी इसके ऊपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चल रहा है। इसके बारे में ये भी बोला जा रहा था कि इससे जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लोग जो रह रहे हैं उनका घर द्वार सब पानी में डूब जाएगा, ऐसी कुछ आशंकाएं यहाँ पर लगाई जा रही थी। तो एक जो रिवर है बेतवा एंड कैन, दूसरी जो रिवर जो है कैन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की बात यहाँ पर करी जा रही है।
तो ये दोनों ही जो है यमुना रिवर की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर आपको केन रिवर में दूधन डैम देखने को मिल जाएगा। इसको हम कनेक्ट करके कहाँ लेके जा रहे हैं, सीधे ये बेतवा रिवर पर लेकर के जा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका नाम रखा गया है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो पहला प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग रिवर। इन रिवर को इंटरलिंक करने के लिए जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लाए गए थे उसके अंतर्गत ये पहला प्लान माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन रिवर का पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में। बोथ दीज रिवर आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड 10.62 लाख हेक्टेयर एरिया के लिए पानी प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा और इस पानी से 103 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। प्रोजेक्ट को 2 फेज़ में तैयार किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत वन ऑफ द कंपोनेंट दूधन डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अपॉर्चुनेंस, मतलब अपॉर्चुनेंस सहायक उपकरण के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले तो दूधन डैम बनाया जाना है, जैसे कि लो लेवल टनल बनाई जाएगी, हाई लेवल टनल है, कैन बेतवा लिंक कैनाल है एंड पावर हाउसेस बनाए जाएंगे पहले चरण के अंतर्गत। सेकेंड वाले फेज में यहाँ पर 3 कंपोनेंट रहेंगे, लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बराज, इनका निर्माण किया जाएगा। क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में बोला जाता है। यहाँ जो मेन मुद्दा है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व का। बोला जा रहा है यदि ऐसा किया जाता है, डैम बनाया जाता है, तो पानी भर जाएगा, ये आसपास का एरिया डूब जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा बोला जा रहा है। इसका जो एरिया है 6017 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इसके अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाएगा दूधन डैम ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट से। साथ ही साथ में इसमें से 4206 हेक्टेयर का जो एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हैबिटाट माना जाता है।